बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ये खुसूसी नशरियात है मेरा घर मेरी जन्नत। तो आपका मेज़बान रिजवान अली आप के साथ और मेरे साथ मोना आलम। और इस ट्रांसमिशन का मकसद आपको महफूज बनाना है और आपको मुत्तला करना है उन तमाम अवामिल से जो आपको इस कोरोना वबा में महफूज रख सकते हैं। इसके लिए बुनियादी चीज़ आपको घरों में रहना है, अपने आप को महदूद करना है। रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें ज़रूर समेटिए, लेकिन समाजी फासले को यकीनी बनाइए। जी बिल्कुल रिजवान। और नाजरीन, एज वी स्पीक अगर पाकिस्तान में इसकी टैली फिलहाल इस वक्त देखें तो तकरीबन 15,500 रिपोर्टेड केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। इसमें अच्छी बात यह है कि यकीनन बदकिस्मती से हलाकतें हैं, लेकिन जो रिकवरी हुई है, जो रिकवर्ड अफराद की तादाद है वो काफी खुश आइंद है। तो लिहाजा इस वबा से ये बात नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है इससे लड़ना। इसको बिल्कुल हम लोग मात दे सकते हैं और आपकी कुव्वत मुदाफियत इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करती है। इस वक्त एज वी स्पीक नाजरीन, जो लॉकडाउन का सिलसिला है रमजान में, क्योंकि माह रमजान की ये बरकतों का महीना है, उसी तरह से ये चीज जारी और सारी है। लॉकडाउन बिल्कुल ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन काफी हद तक हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन भी जो दी गई है मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए, उस रिलैक्सेशन के भी होते हुए लोग कुछ हद तक अपना कारोबार, अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है और जो एक जिंदगी का पहिया है उसको आगे जरूर बढ़ा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, शायद इस फोरम पे ये बात करना जरूरी होगा कि आपकी एहतियात और आपका कंडक्ट ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन कहीं ज्यादा इंटेंसिफाई ना हो जाए, जो कि शायद जो खास तौर पे बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग रहते हैं या जो लोग रहने पर मजबूर हैं, उनके लिए फिर ये बहुत दुश्वारियों का बायस बनेगा। लिहाजा हमारे कंडक्ट से और समाजी फासले को यकीनी बनाकर ही हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि इसमें कोई सख्ती ना लाई जाए। बिल्कुल, और यही सिलसिला अगर हम बरकरार रखेंगे, अगर हम अभी जिस तरह से थोड़ा सा जुज़वी तौर पर लॉकडाउन में नरमी की गई है तो बहुत ज़रा रश देखने में मिल रहा है। बहुत सारे लोग समाजी फासले को उस तरह से यकीनी नहीं बना रहे, थोड़ी सी सरफ नज़र कर रहे हैं कि शायद उन्हें कोरोना नहीं होगा। एक शख्स की ये सोच कि अगर उसे कोरोना नहीं होगा तो वो अपने आप को महफूज रख लेगा, इसके अलावा सबको हो जाएगा कोरोना, तो ये गलत सोच है। इससे खुदारा एहतियात कीजिए, समाजी फासले को यकीनी बनाइए। शॉपिंग करते हुए, घर से बाहर जाते हुए, घर से वापस आते हुए ऐसा नहीं है कि हमने अभी 2 महीने का वक्त गुजार लिया है तो कोरोना के असरात कम हो गए हैं। पीक फैक्टर जिसकी बात की जाती है, बहुत सारे ममालिक वो उसको भुगत चुके हैं और वहां पर अमवात का सिलसिला हजारों में है, कई हजारों में है वहां पर अमवात। जी बिल्कुल रिजवान। और इसी के साथ नाजरीन हम चलते हैं, अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप मेंबर कौमी असेंबली मियां वाली से, और आपसे बात करते चलते हैं वजीर आजम इमरान खान से आज अमजद साहब की मुलाकात भी हुई है, तो उस बारे में भी आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी न्याजी साहब, मोना आलम अर्ज कर रही हूँ, बड़े दिन बाद आपसे रब्ता हुआ। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, आप बताएं जी कैसी है? जी अमजद अली खान न्याजी साहब को हम रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन जी अमजद साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज सही नहीं आ रही मोना, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ओके ओके, जो अब मेरा ख्याल है अब इन्होंने कोई रेक्टिफाई किया है, क्योंकि अब आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर माशाल्लाह से जैसी आपकी है आवाज। अमजद साहब वेलकम ऑन बोर्ड, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पहले तो ये बताइएगा, आज जो आपकी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात रही, क्या क्या चीजें उसमें जेर गुफ्तगू आई और आगे आने वाले दिनों में क्या हुकूमत लाए अमल इख्तियार करेगी कोरोना वायरस के खिलाफ? देखिए मोना, एक तो बात यह है कि खान साहब बहुत फिक्रमंद है उन लोगों के बारे में जो गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो मुश्किल में हैं। वो खान साहब उनके बारे में खासे फिक्रमंद है। वो चाहते हैं कि हम इनको किस तरह कैटर करें, और जिसके लिए उन्होंने आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो पैकेज उन लोगों को दिया गया है, यानी कि 200 अरब रुपया, और इतनी स्पीड से उन लोगों तक जा रहा है कि आप मैसेज करते हैं और आपकी कुछ 2-4 दिनों के अंदर आपका जांच पड़ताल होकर आपको पैसा मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने इन लोगों को देखना है, इन लोगों के बारे में हमने एहतियात करनी है ताकि ये मुश्किल में ज्यादा से ज्यादा इनकी मुश्किलात को कम किया जा सके। दूसरा, खान साहब चाहते हैं कि क्योंकि हमारी जो इकॉनमी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही थी, उस कोरोना की वजह से बहुत सारे मामला जो है पूरी दुनिया में, अब हमारी हमारा जो यहाँ पे जो मईशत है उससे डैमेज हुआ है, तो उसको बहाली में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन वो पूरा टाइम इसी पे लगा रहे हैं कि हमने बिजनेस कम्युनिटी को, हमारी जो
छोटे जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, जो हम समझते हैं कि जो सफेद पोश लोग हैं, जो जिनके छोटे बिजनेसेस हैं, हम उनको किस तरह तेजी के साथ उठाएं। तो ये उनके बहुत सारे जो इकदाम हैं उनके बारे में आज तफसीली उन्होंने बात की। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमने जो राशन सिस्टम यानी कि टाइगर फोर्स है उस पर उन्होंने बात की कि हमने किस तरह इसको हमने शफाफ तरीके के साथ उन लोगों तक ये राशन पहुंचाना है ताकि वो जो लोग मुश्किल में हैं उनको हम केटर कर सके और उनकी मुश्किलात को कम कर सके। लेकिन देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मखलूक खुदा को नहीं दे सके थे, लेकिन इंसान तो जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, तो जब उनको आग में डाला जा रहा था तो एक चिड़िया थी जो अपने मुंह में पानी डाल के उस आग को बुझा रही थी। वो उसको बुझा नहीं सकती थी, लेकिन वो कोशिश कर सकती, उसने एक कोशिश की। तो इसी तरह गवर्नमेंट देखेंगे, हाँ वो समझती है कि लोगों की मुश्किलात ज्यादा है। आज अगर आप अमेरिका को देखें, वो उन्होंने 2200 के करीब अरब डॉलर के करीब उन्होंने पैकेज दिया है। तो पाकिस्तान ने वहां पे 8 अरब डॉलर का पैकेज दिया है बिजनेस कम्युनिटी को, लोगों को, है कुछ नहीं। बट गवर्नमेंट का एक जो रियासत का जो जिस तस्वर है कि वो माँ की जैसी होगी, तो उन्होंने पहली दफा ये साबित किया है कि हम आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने देखोगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली गवर्नमेंट है जो इतना सोच रही है और कर रही है। हाँ अमजद साहब, हमारे कॉलीग रिजवान भी हैं, वो आपसे सवाल करेंगे, लेकिन ये अमजद साहब मेरा एक गुजारिश का आप जरूर पहले फरमाइएगा जवाब कि अभी आपने कहा कि हमने रिलैक्सेशन जिन मुहर्रकात के मद्देनजर दी वो तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि मुआशी तौर पर जो स्ट्रैंगुलेशन है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने अवाम की। लेकिन ये बताइएगा अगर अवाम बेएहतियाती करे, या जैसे अभी पिछले गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हाईएस्ट एवर जो कोरोना वायरस के केसेस एक रोज में रिपोर्ट हुए हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, तो ऐसे हालात में फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि हम इस नरमी को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो तब फिर क्या किया जाएगा? असल में देखें जी, जो पाकिस्तान का हमेशा से हमारा जो सोशल जो मुआशरे के अंदर हमारा रहन सहन है, हमेशा से हम एक लोग दूसरे से गले मिलना, बैठना उठना, एक सदियों से हमारा एक सिस्टम चला आ रहा था। फिर हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक दूसरे से ना मिले या हम इतना अपना फासला रखें। ये पहली दफा है, लोग एहतियात कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गुर्बत से मजबूर हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो बाहर भी निकल रहे हैं, मजबूरी है, हम भी देख रहे हैं उनको। देखिए, जिसके ऊपर आपको याद हो तो खान साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपनी पहली जो टीवी पे उनकी जो स्पीच थी, उन्होंने एक बात की थी कि मुझे डर है कि हम इन 25% जो लोग हैं जो मुश्किल में आएंगे, इनको हमें संभालना बड़ी एहतियात से हमें संभालना होगा। इनके लिए असल बात यह है कि जो आपकी बिल्कुल बजाय है कि लोग एहतियात उतनी नहीं कर रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट में सबको कहूंगा कि हर एक जो समझता है, जो मसाइल को समझता है, जो इस वबा के मसाइल को समझता है, वो कोशिश कर रहे हैं एजुकेट करना, और कुछ कर भी रहे हैं और कहीं पे नहीं भी हो रहा। दोनों बातें चल रही, कहीं पे लोग कर भी रहे हैं। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने उलमा को बिठाया, तो कई मसाजिद में अब प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं, तो आपने देखोगे कि वहाँ पे जो दुकात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। कहीं पे ये मसाइल आ भी रहे हैं, लेकिन अच्छी ये बात हुई थी कि अगर जो अमल नहीं करेगा तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उसकी तरफ जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के आज इकदाम की, इवन WHO ने माना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बेहतरीन रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से जो जितना होना था उसको इन्होंने रोकने की जो 100% कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छा साइन है, जिससे हम समझते हैं कि जो खान साहब ने पहले खुद कहा था कि जी 50,000 लोग, हमें डर था कि 25 तारीख तक 50,000 लोग हो सकते हैं, ये हमारी एनालिसिस आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिपोर्ट दी, तो ये भी एक अच्छा साइन है। राइट।
अमजद खान साहब, मियाँ वाली की सूरत हाल के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे कि अब जो ये अजाफी, चूंकि हम देख रहे 25% पहले थे लोग जो सतह गुर्बत से नीचे थे, और 2 महीने के करीब होने वाला है इस लॉकडाउन को, जुज़वी लॉकडाउन को, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफेद पोश हैं, शायद वो उस तरह से इमदाद के हकदार भी नहीं बनते और लेना भी नहीं चाह रहे वो इस कुछ इमदाद। उन लोगों के हवाले से इकदाम सिर्फ पैसे दे देना या राशन फराहम कर देना, आप समझते हैं कि ये काफी इकदाम होंगे या हमें इससे मजीद आगे भी जाना है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये करूंगा कि आज हमारे दिलों को जुदा नहीं होना चाहिए। बेशक फासले जितने भी हों, लेकिन इस मुश्किल में हमें इन मजबूर, बेबस और सफेद पोश लोगों के साथ खड़ा। देखिए, पाकिस्तानी कौम वो वाहिद कौम है जो एक दूसरे का हाथ थामती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मियाँ वाली में देखा, मियाँ वाली से बाहर भी लोगों से मेरा फिर कॉन्टैक्ट रहा है। मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा यहाँ पूरा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी, तो मैं पूरा पिछले 1.5 माह से इधर ही मियाँ वाली में था। बस ये 2-3 दिन इस्लामाबाद गया, खान साहब से मुलाकात थी, अदरवाइज तो हम जा रहे। मैंने देखा है कि लोग दे रहे हैं, गली मोहल्लों के अंदर लोग पता भी नहीं चलने दे रहे कि वो उसको दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये मामलात इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन मुश्किलात भी हैं। मैं इस हवाले से आज के साहब के तवज्जो से उन लोगों तक भी ये अपनी आवाज दूंगा कि हमने इन मजबूर लोगों की इज्जत नफ्स को बहाल रखने और हमें मदद करनी चाहिए, हर एक शख्स को। ये हम पे जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को भी इस मुश्किल में ना डाले। जी इंशाअल्लाह, आमीन। ये अच्छा अमजद साहब, एक बात अभी फरमाइएगा कि जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपने खुद अभी फरमाया कुछ लोग बिल्कुल समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं, बड़ी एहतियात कर रहे हैं, जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं SOPs की और कोई ऐसा एहतियात भी नहीं कर रहे, उनके लिए अभी आपका क्या पैगाम है? क्या ये हो सकता है कि उनकी बेएहतियाती या बद एहतियाती को देखते हुए किसी किस्म के सख्त लॉकडाउन की तरफ हम वापस जा सकें? क्या ऐसी कोई चीज इवन अंडर कंसिडरेशन है? देखिए मोना, इस वक्त दुनिया जो है, इवन अमेरिका देखे, अब नॉर्वेजियन कंट्रीज देखे, वहां पे आपने देखा होगा कि नॉर्वे हो गया, अभी दुबई जो है उसने भी लॉकडाउन में नरमी की है, खोले। देखिए, अगर हमारे कुछ बिजनेस नहीं खुलेंगे तो आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। देखिए, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला किसी हद तक हम इसमें कामयाब है कि लोग समझते हैं ये नहीं, कुछ एहतियात जो पहले तस्वर भी नहीं की जा सकती थी आम लोगों तक, यानी कि आपने गली मोहल्लों में, देहातों में, जहाँ पे आपका जो एजुकेशन रेट है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत सारी चीजों पे एहतियात कर रहे हैं, ये भी अच्छा साइन है। और अल्लाह करे, जैसे हमारे एरिया में 20 लोग कोरोना के, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 5-6 के करीब रह गए, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब होकर घरों को चले गए। ठीक है। अच्छा अमजद साहब, ये बताइएगा कि अभी जैसे माह रमजान है, तो अभी वही हम देखते हैं हमेशा की तरह रिवायती तौर पे वही महंगाई और इन्फ्लेशन में इजाफा, एक मसनूई महंगाई का तूफान, ये तमाम चीजें फिर भी मौजूद हैं। एक तो इस हवाले से फरमाइएगा कि अगर आपकी कोई बात हुई हो वजीर आजम से, क्या कोई हिकमत अमली, जैसे उन्होंने पहले कहा था रमजान की आमद से कि एक बाकायदा हिकमत अमली तश्कील दी गई है इस किस्म के जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ, क्या कोई चीज अमल में लाई जाएगी, इनएक्शन आएगी? क्योंकि वाकई महंगाई तो वैसे ही रमजान में जो बहुत एक बदकिस्मती से हो जाती है, वो भी इस दफा हो रही है वैसे। देखिए, इस पे प्राइम मिनिस्टर का जो है वो जीरो टॉलरेंस है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ और मसनूई महंगाई करने के खिलाफ पूरी तरह पूरी शद्दोमत से और जोर से इस चीज को खत्म किया जाएगा और महंगाई को कम किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे कि इस मुश्किल में भी, और फिर रमजान के बाबरकत महीने में वो ऐसे घिनौने खेल करते हैं जिससे इंसान को घिन आती है, और अल्लाह ताला उनको हिदायत ही मैं कहूंगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस पे गवर्नमेंट का जीरो टॉलरेंस है, और खान साहब का आज ये कहना था कि हमने किसी सूरत ऐसे लोगों को माफ नहीं करना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मजबूर लोगों इस मुश्किल में भी उनसे जुल्म करने पे तैयार है, तो ऐसे लोग काबिल माफी नहीं है। गवर्नमेंट इस पे पूरा फोकस है, और तमाम मशीनरी जो है वो गवर्नमेंट की वो इस पे एक्टिव है कि हमने जखीरा अंदोजों के खिलाफ और मसनूई महंगाई करने वालों को कभी भी माफ नहीं करना।
राइट, बहुत शुक्रिया जी। अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ फोन पर थे, MNA हैं आप मियां बाली से, और हमने तफसीली तौर पर उनसे ना सिर्फ अभी माह रमजान में जो होने वाली महंगाई है उस हवाले से भी हमने बात जानी है, और इसके अलावा जो इवन कोरोना वायरस की स्टेटस है और क्या उस पर हुकूमत की हिकमत अमली है, इस बारे में भी हमने बात। और ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ, स्मगलिंग के खिलाफ, बहुत सारी ऐसी अशिया खुलनोश जिन्हें ज़ख़ीरा अंदोज़ भी किया जाता है या फिर गैर तस्दीक शुदा जो रूट्स हैं उनके जरिए तरसील करने की कोशिश की जाती है। तो इस हवाले से पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑर्डिनेंस नाफिज हो चुका है जिसमें स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की रोकथाम और उनके तदारुक के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसमें 14 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है और सजा भी है, और अगर आप किसी ऐसी निशानदही करते हैं किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ की जिसने खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है तो उस हवाले से भी इक़दाम किए गए हैं कि आपको उसके 10% इनाम भी दिया जाएगा। तो आप भी, हमारी सोसाइटी के, हमारे तमाम लोगों का ये काम बनता है कि हम जहाँ पर हुकूमत का हाथ बटाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर तो वो शायद समाजी फासले को भी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, और अगर ट्रैवलिंग करनी है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी सख्ती खत्म होती है तो हम फिर वापस उसी रवैये पर आ जाते हैं जिससे हमें मना किया जा रहा है कि हमें समाजी फासले को बरकरार रखना है, हर सूरत में रखना है। ये हमारी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है। ट्रांसमिशन जारी रहेगी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zong 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड। अभी *808# मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड के मजे उड़ाएं। Zong 4G की हर 200 रुपए या ज्यादा की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्याल। Zong 4G। दूर मुझसे ना जाना मेरी माँ, देख मैं बड़ा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे माओ को कैंसर हो जाने की वजह से अपने बचपन से दूर हो गए हैं। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात वफ़ियात देने के लिए अभी कॉल करें। Zong 4G की हर 200 रुपए या ज्यादा की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्याल। Zong 4G। Zong 4G दे रहा है अपने तमाम कस्टमर्स को Zong मिनट्स रोजाना सिर्फ 2 रुपए बाशमुल टैक्स में। अभी *45# मिलाएं और रहें ऑलवेज कनेक्टेड। Zong 4G। कोरोना वायरस की वबा ने कारोबार जिंदगी मुंजमद कर दिया है। अपने खानदान के कफील दिहाड़ीदार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। ये वक्त है गरीब पर्री के जज्बे की हामिल कौम के जज्बा इत्तेफाक और अज़्म एसार के इम्तिहान का। हुकूमत की काविशों के दस्तो बाजू बने। आप मंदरजा झैल बैंक अकाउंट में ऑनलाइन रकम मुंतकिल करके या अपने मोबाइल से 6677 पर मैसेज करके 20 रुपए अतिया कर सकते हैं। आए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बने। मदद करें पाकिस्तान की। हम कदम बने अपने रहबर के। एहसास कीजिए, इमदाद कीजिए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पहुंचाएगा आप तक मुसद्दिका खबर, क्योंकि कोरोना को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है।
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं अपनी इस खुसूसी नशरियात में, और हम बारहा इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी सख्तियाँ उनमें किसी हद तक नरमी की गई है ताकि वो लोग जो अपना रोज़गार हासिल करना चाहते हैं मखसूस वक्त के दौरान घरों से निकलकर अपना कारोबार भी चला सके और अपने लिए रोज़गार भी हासिल कर सके। तो इनका हरगिज़ गलत मतलब मत लीजिए कि अब कोरोना का खतरा टल गया है, खतरा बरकरार है, बल्कि जो माहिरीन हैं उन्होंने प्रेडिक्ट ये किया है कि आने वाले 3 हफ्ते 4 हफ्ते मजीद सख्त हो सकते हैं। अगर हमने इन इक़दामात पर और जो हिदायत उन पर अमल ना किया तो हमारे लिए ईद पर भी यही पाबंदियां बरकरार रहने का खतरा मौजूद रहेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, और ये बात बिल्कुल बार बार करने वाली है कि जितना हम इन चीज़ों को लाइट ना लें उतना ही हमारे लिए और पूरी कौम के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हमारी हिफाजत है बल्कि अगले की भी आप उसी तरह से हिफाजत कर रहे होते हैं, क्योंकि आप इसकी बेसिकली ट्रांसमिशन रोक रहे होते हैं। और बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता, जैसे पिछले दिनों भी हमने देखा था कि एक स्पाइक आया था, यानी कि सिंगल मोस्ट डे था जहां पर सबसे ज्यादा रिपोर्टेड केसेस कोरोना वायरस के पाकिस्तान में आए थे, तो ये एक इस किस्म की चीज है कि इन अच्छाइयों का या इन फ्लेक्सिबिलिटीज का मतलब, रिलैक्सेशन का मतलब कतन ये नहीं है कि इसको लाइट लिया जाए या फिर आप समाजी फासले का एहतराम ना करें या उसकी एहतियात ना करें, क्योंकि उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो वो बेहद बेहद खतरनाक होते हैं। और मुझे नाज़रीन जी बताया जा रहा है कि अब हमारे साथ जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर, ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं, हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गवर्नर साहब, यू आर ऑलवेज काइंड, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं और बहुत शुक्रिया दैट यू हैव गिवन अस टाइम दिस टाइम टू। पहले तो आपके सलाम आपको बहुत और बहुत अच्छी विशेष आपके लिए। पिछले रोज हमने जैसे देखा कि इमरान इस्माइल साहब को कोरोना वायरस पॉजिटिव उनका हुआ, गवर्नर सिंध का, और आप भी माशाल्लाह सियासी तौर पे भी आप बहुत एक्टिव हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप उसी तरह से अपनी सियासी जो आपकी एक्टिविटीज हैं आप उनको जारी और सारी रखते हैं। तो पहले तो ये कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी एहतियात भी इन सियासी मसरूफियात के होते हुए भी आप उस एहतियात को बहुत कंसिडरेशन में ला रहे हैं। जो बातें आपने इस वक्त कही हैं, मैं ये बातें पिछले चंद दिन से कह रहा हूँ कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी की है उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा था, जिसकी वजह से लोग माशी तौर पर परेशान थे, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो हमारी बैकबोन है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले, मुश्किल फैसले किए गए थे। लेकिन बदकिस्मती से, जैसा कि आपने पहले अपने रिमार्क्स में कहा है, कि लोगों ने, मेरा ख्याल है कि इसका मतलब ये गलत ले लिया कि शायद हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, शायद हमने कोरोना को कंटेन कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत न दिया और अपने आप को घरों तक महदूद न किया, तो इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और हम सब के लिए बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इसलिए कि कोरोना का जो वार है वो बड़ी बड़ी सुपर पावर जिनकी हेल्थ फैसिलिटी जो है हमसे 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना बेहतर हैं और उनका बजट भी हमसे 50 गुना ज्यादा है, वो भी जब हालात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं तो उनके हॉस्पिटल और डॉक्टर जो हैं या वेंटिलेटर्स जो हैं या उनकी जो किट्स हैं या हिफाजती इक़दाम हैं वो पूरे नहीं हो सके। तो पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है। अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हमारे हॉस्पिटल, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स जो हैं वो इससे कोप नहीं कर सकेंगे। तो आवाम को आप भी अपील कर रहे हैं, हम भी बार बार अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस मर्ज को सीरियस लें। ये इंतहाई खतरनाक मर्ज है कि जिस किसी को भी लाहक होती है उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते खुद पता नहीं चलता कि मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूं। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकलेंगे
تو اگر وہ اس بیماری میں ہیں تو وہ دوسروں کو بیماری دے کے جائیں گے. اگر وہ خود نہیں ہے تو باہر سے بیماری لے کے آئیں گے. جب باہر سے بیماری لے کے آئیں گے تو اپنے خاندان کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو بھی ایک مشکل صورتحال میں وہ پیدا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات بدل گئے ہیں، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں ایک ڈسپلن لانا ہوگا، ہمیں حکومت کی جو ایڈوائز ہے اس کو سیریس لینا ہوگا، اور پھر ہی ہم اپنے جو مشکل حالات ہیں ان پہ قابو جو ہے وہ پا سکتے ہیں. ویری رائٹلی سیٹ جی. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا تقریباً ایز وی اسپیک اگر جو اسٹیٹس ہے 15,500 بلکہ کیسز پاکستان میں ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں، اور پنجاب میں اٹ سیلف 5,827 کیسز سو فار ہیں. یہ فرمائیے گا ڈیلی کی بنیادوں پر ایک تو کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پنجاب میں، اور یہ ایک بات ہم سن رہے تھے کہ رینڈم ٹیسٹنگ کی جائے گی، اور پھر پنجاب میں خاص طور پر یہ ماڈل زیر غور تھا کہ پھر اس کی بنیاد پر رینڈم ٹیسٹنگ کی بنیاد پر آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا اس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے سر؟ جی ایک تو مجھے آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آئی ہے، تو جو میں نے گیس کیا ہے، جو سوال پوچھا ہے اس کے مطابق میں آپ کو جواب جو ہے اس کا دوں گا. دیکھیں یہ جو مرض ہے اس کے لیے سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جتنی زیادہ تعداد میں ممکن ہے ہم لوگوں کے ٹیسٹ جو ہیں کریں. اور آپ سب کو معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ آفت جو ہے یہ اچانک آئی ہے. اس کے لیے نہ ہماری حکومت کی تیاری تھی، نہ دنیا میں کسی اور ملک کے جو حکومت ہے ان کی تیاری تھی. تو ٹیسٹ ابھی تک ہمارے تقریباً 75,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ 120 ملین لوگوں میں اگر 75,000 لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو ہماری کوشش ہے حکومت کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ٹیسٹ اپنی کیپیسٹی ہے یا PCR کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو 10,000 تک پنجاب میں لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو کیسز ہیں دن بدن بڑھ رہے ہیں، اموات بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن ایک ہماری ضرور خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اموات کی شرح جو ہے وہ کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور دوسری ہماری ایک اور بھی اسٹرینتھ ہے کہ دوسرے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان میں ایجنگ پاپولیشن جو ہے وہ ہماری نسبت بہت زیادہ ہے. ہمارے ینگر جو جنریشن ہے ان کی تعداد جو ہے ماشاءاللہ 65-70% ہے، اور وہ جو ہے کرونا وائرس کا حملہ جو ہے ان پہ کم متوقع ہے. اگر ہو بھی جائے تو ان کی جو امیون سسٹم ہے وہ اس وائرس کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو لائٹلی لیں، لیکن حکومت اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی ہے، انتظامات بھی کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کیس بڑے ہیں تو کوارنٹائن جو ہیں بیڈز ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر جو ہیں ان کو ایکوپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہماری جنگ جو ہے کورونا کے خلاف اس میں فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی زندگیاں بچا رہے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کا جو تحفظ ہے، ان کی جو پروٹیکشن ہے، ان کو ضروری جو ہے اولین ترجیح جو ہے وہ دی جائے، تاکہ کیونکہ ان کی صحت کا ہمیں بہت زیادہ فکر بھی ہے، خطرہ بھی ہے، کیونکہ جو فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہمارے سولجر ہیں اگر وہ پازیٹیو ہو گئے، وہ بیماری کا شکار ہو گئے تو پھر ہماری مشکلات میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گورنر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں، بہت سارے ایسے سیگمنٹس ہیں جو کہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا مثال دیتے ہیں کہ UAE میں لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا گیا ہے، کرفیو ہٹا لیا گیا ہے. سعودی عرب میں، یورپین ممالک میں اب کرو جو ہے وہ اسٹریٹن ہونا شروع ہو گئی. تو اب ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کیس بعد میں رپورٹ ہوا تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، یا موازنہ بنتا ہے ہمارے ہاں جو سچویشن ہے اس کورونا کی یا پھر یورپی ممالک میں یا امریکہ میں رہی ہے اس کو موازنہ بنتا ہے؟ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے اور عوام کے عوام کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. دیکھیں بھائی، جو امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا یورپین ممالک ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے اور جو ہمارا ہونا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ملک میں اور خاص کر جو غریب ممالک ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں
ان کو ایک طرف تو کورونا کا حملہ ہے، صحت کے ایشوز ہیں، ہسپتالوں کے ایشوز ہیں، لوگوں کی جو علاج معالجہ ہے اس کے ایشوز ہیں، کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، لیکن ان کے پاس ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کی معاشی صورتحال کا ایشو ہے. جیسے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 1,20,00,000 لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو دن میں محنت کرتے تھے، اپنی روزی کماتے تھے اور شام کو ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا، تو اب وہ ان کے پاس جابز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور بے روزگاری کی وجہ سے ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں، جس کے لیے حکومت نے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پیکج جو ہے، معاشی پیکج جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کو دیا ہے، جس میں 12,000 کی فیملی جو ہیں، 1,20,00,000 جو فیملیز ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی صورت میں بھی ہم اور 6 ہفتے 4 ہفتے کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے، نہ ہماری معیشت اس کو برداشت کر سکتی ہے. دیکھیں میرے پاس جب بزنس کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں اور ان کی میں پریشانی کو دیکھتا ہوں، ان کے دکھ کو دیکھتا ہوں، ان کی تکلیف کو دیکھتا ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے مجبور ہیں. ان کو خوشی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے یہ اپنی دکانیں کھولنا چاہتے ہیں، یہ اپنی ریڑھی والا ریڑھی لگانا چاہتا ہے، دوسرے لوگ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو انڈسٹریز ہے وہ اپنی انڈسٹری کو کھولنا چاہتے ہیں. ان کی مجبوری ہے کہ ان کے بزنسز فیل ہو گئے ہیں، ان کے لوگ ان امپلائڈ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ہارڈ شپ ہو گئی ہے. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن طرف کی جانا ہے، اور میری یہ پرپوزل ہے، یہ میں نے اپنی حکومت پنجاب میں بھی اپنے لوگ جو ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں ان سے شیئر کی ہے کہ ہمیں ایک تو میرے خیال میں ہم نے اپنی جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کو 2-3 سیکٹرز میں تقسیم کرنا چاہیے، اور ایک سیکٹر کو 2 دن کھول دیا جائے، پھر دوسرے سیکٹر کو کھول دیا جائے، پھر تیسرے سیکٹر کو کھول دیا جائے، تاکہ یہ لوگ بھوک سے بھی بے روزگاری سے بھی نہ مریں. اور اس کے لیے ہمیں ایک جامع پروگرام بنانا پڑے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے وہ مشترکہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. حکومت اکیلے اس بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، ہماری تمام صوبائی حکومتوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور ہمیں مل جل کر اس آفت کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. اب ملک کی مستقبل کا ایشو ہے. ملک میں معاشی صورتحال جو ہے بہت مشکل ہم پہ وقت آنا والا ہے، کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت حد تک اس کو نقصان پہنچا ہے، اور ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، خاص کر جو اسمال اور میڈیم بزنس پیپل ہیں، ان کی جو بیچاروں کے پاس اب پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنا مال خرید کے اپنی دکانوں میں رکھ سکیں. اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا 3 ماہ کا جو بل ہے گیس کا یا بجلی کا وہ حکومت ادا کرے گی. تو حکومت جتنا ممکن ہے وہ اتنا ہیلپ کر رہی ہے، لیکن ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. حالانکہ یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا یہ بات کہتی ہے کہ اس بیماری کا ڈیفیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، لاک ڈاؤن ہو. لیکن ہماری معیشت یا ہمارے جو حالات ہیں وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ متحمل اس کے نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھنا ہے، جس میں کوشش کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں SOP کو فالو کریں، اپنے رویوں کو بدلیں، بغیر کسی وجہ کے گھومنے پھرنے کے لیے گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں نہ جائیں. اگر بہت ہی ضروری کوئی شاپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے باہر نکلیں. تو ہمیں جب ہم ایک رسپانسبل سٹیزن بن جائیں گے اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پہلے بھی ہماری قوم نے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم اس چیلنج سے نپٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا گورنر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے اپنے ریمارکس میں بڑی واضح ایک بات بولی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اپروپریٹ ایک بات ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں سیاسی طور پر مزید متحرک ہونا ہے کورونا وائرس کے خلاف. تو یہ فرمائیے گا سیاسی طور پر یہ جو اتنے ڈیوائڈز نظر آ رہے ہیں، ایک جماعت نون لیگ آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر وہ ایک الگ جانب جا رہے ہیں، سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ مسلسل ایک ٹگ آف وار میں نظر آ رہے ہیں وفاق کے ساتھ.
तो इस तरह से सियासी इस वक्त हमें वो कंसेंसस नजर नहीं आ रहा। आप क्योंकि एक बड़े मंझे में सियासतदान हैं, और आप क्या समझते हैं इनको मुतहर्रिक करने के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ क्या करना चाहिए? और इसी कंटिन्यूटी में ये भी फरमाइएगा कि क्योंकि आप पंजाब में वफाक के नुमाइंदे हैं बतौर गवर्नर पंजाब, तो ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से एक बहस छिड़ गई है, उसमें वो बातें कहां तक जाएंगी? क्या करने वाले हैं 18वीं तरमीम के साथ, और क्या समझते हैं इसमें कितनी बेहतरी आनी चाहिए ताकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हकीकी मायनों में हो पाए? देखिए, मैं जब एक फैमिली में मुसीबत आती है, उनमें जितना मर्जी इख्तलाफ हो, तो मुश्किल के वक्त में एक खानदान के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और ये पाकिस्तान जो है, हम भी सब एक फैमिली हैं। हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारा मुस्तकबिल है। पाकिस्तान में खुशहाली आती है तो हम सब बेनिफिट करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई वबा आती है तो इससे हम सब सफर करते हैं। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों के पास एक सुलह सफाई की और इकट्ठे मिलकर काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। तो मेरा तो आपको मालूम है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि हमें अपने सियासी इख्तलाफात जो हैं वो एक तरफ रखने चाहिए। सारी दुनिया में जब मुसीबत आती है तो लोग अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के वो अपनी इकट्ठे मिलके मुसीबत का मुकाबला करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। तो 18वीं तरमीम के हवाले से मैं कोई कमेंट जो है इसमें नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में ये इशू पहले ही बहुत पोलराइज हो गया है, लेकिन हमें मशावरत जो है वो दूसरी सियासी जमातों से करनी है। और मेरे ख्याल में स्पीकर ऑफ दी नेशनल असेंबली जो है इस सिलसिले में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे लाने के लिए अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी यही अपील होगी तमाम सियासतदानों से कि ये मुश्किल वक्त है, ये आपस में बहस करने का, आपस में लड़ाई करने का वक्त नहीं है। ये वक्त इकट्ठे होके मिल के मुकाबला करने का है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि पंजाब में आप देख लें कि माशाल्लाह हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं उन्होंने इतना दिल खोल कर हमारी मदद की है कि लाखों के हिसाब से हम गरीब लोगों को राशन जो है हमारे एनजीओ और मुखय्यर हजरात उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट जो मार्केट में चीजें दस्तयाब नहीं होती वो गवर्नर हाउस में ट्रकों के ट्रक जो है लोग लेके डोनेशन दे रहे हैं जो हम अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड में अब तक गवर्नर हाउस के जरिए तकरीबन 50 करोड़ रुपया जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं वो एक पेज पे आ रहे हैं। और हमेशा जब मास्टर्स का जो व्यू होता है तो फिर पार्टी को उनकी बात सुननी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अब चाहते हैं कि सियासतदानों को मेजोरिटी का जो है सबूत देना चाहिए। और इस आफत में, इस मुश्किल वक्त में हमें एक पेज पे होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम और यहाँ का सोशल मीडिया और इस मुल्क का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना एक्टिव है, इतना विजिलेंट है कि ये किसी को गलत राह पे जाता है तो उसको फौरन वो राह रास्त पे ये लोग जो हैं वो ले आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सोशल मीडिया और मीडिया की जो पावर है उसको जो है सोचें समझें कि ये मीडिया जो है कोई भी अगर गलत काम करेगा तो उसको मीडिया भी अकाउंटेबल करेगा और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी उनको अकाउंटेबल करेंगे। बहुत खुशी हुई कि आप सराह रहे हैं बतौर वॉच डॉग जो मीडिया का रोल है। आखिर में गवर्नर साहब ये फरमाइएगा, एक तो पढ़ाई के हवाले से क्योंकि आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं, तो ये फरमाइएगा कि क्या कोई रोड मैप रोल आउट किया गया है कि कब तक अब पेपर्स होंगे, एग्जामिनेशंस होंगे, फिर एंट्री टेस्ट वगैरह वगैरह, उसमें ताखीर आई है। और आखिर में इन्हीं कमेंट्स में ये भी बता दें क्योंकि आप आवाम की पल्स बड़े बेहतर तरह से समझते हैं, आप आवाम के दिलों के करीब हैं। पहले ही अवाम जो है वो कोरोना वायरस के हाथों बहुत दुश्वारियों से दोचार हैं। अब महंगाई भी उसी तरह से, आपको पता है कि रमजान में बदकिस्मती से हमारे यहाँ वैसे ही होती है मामला ये तमाम। अब पहले उसके ऊपर ये आटे की रिपोर्ट, आटे का स्कैंडल, चीनी की रिपोर्ट, उसका स्कैंडल, बिजली का स्कैंडल। क्या अवाम एक्सपेक्ट करें कि कोई कल्प्रिट्स को बाकायदा कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? आपने बहुत से क्वेश्चन जो हैं, आपने आखिरी सवाल जो है इसमें जो है उठाए हैं।
سب سے پہلے تو میں مہنگائی کی بات کرتا ہوں. دیکھیے میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا. تو میں آج ہی یہ ایک جگہ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ جب برطانیہ میں یورپ میں کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے یا کوئی بھی فیسٹیول ٹائم آتا ہے تو دکانوں میں، سپر مارکیٹ میں، ویئر ہاؤسز میں، تمام جگہوں پہ سیلز لگ جاتی ہیں اور چیزوں پہ ہیوی ڈسکاؤنٹ جو ہے دیا جاتا ہے. ایون جب عید آتی ہے تو وہاں پر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے یا ہندوؤں کا کوئی تہوار آتا ہے تو وہاں پر دکانوں میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر لگتی ہیں. کرسمس کے موقع پہ جتنے بھی وہاں پر دکاندار ہیں یورپ میں وہ بہت پرائسز جو ہیں بہت نیچے جو ہیں اسپیشل آفر جو ہیں وہ لگتی ہیں. لیکن پاکستان ہمارا ایک بدقسمت میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مصیبت کے وقت میں جبکہ ایک آفت ہمارے ملک پہ اور پوری دنیا پہ آئی ہوئی ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے کیونکہ یہ وبا جو ہے کسی کی بھی جان جو ہے وہ لے سکتی ہے، کوئی بھی پازیٹو نکل آ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اپنی عادتیں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایک ایکٹ ہم لے کے آئے ہیں جس میں ذخیرہ اندوزوں کا جو سامان ہے وہ بھی آدھا کنفسکیٹ کیا جا سکے گا اور اس کے علاوہ 3 سال کی سزا تک ان کو دی جا سکے گی. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت کی 0 ٹالرنس جو ہے وہ مہنگائی کے ایشو پہ ہوگی اور جو لوگ بھی مہنگائی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، آرٹیفیشل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے خلاف بہت سخت ایکشن لیا جائے گا. تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ کرونا وائرس شروع ہوا تو ہمارے جو یہاں پر میڈیکل سٹورز ہیں انہوں نے 10%، 5%، 12% جو ڈسکاؤنٹ دیتے تھے وہ دینا بند کر دیا. میں نے ان کو وارننگ دی، میں نے کہا کہ کسی صورت میں بھی پنجاب کی حکومت یہ ٹالریٹ نہیں کرے گی کہ آپ اس مشکل وقت میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں اور ان کو لوٹیں. تو اب ماشاءاللہ ان تمام جو سٹورز ہیں، چینز ہیں، ان سے میٹنگ ہوئی اور ان کی بڑی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دکانوں کے باہر لگا دیا ہے کہ 10% ڈسکاؤنٹ جو ہے تمام جو وہاں پر چیزیں ہیں، تمام جو دوائیاں ہیں ان پر اویلیبل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیرٹ اور اسٹک کی پالیسی جو ہے وہ اپنانی ہوگی اور اگر ہم اس میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اور ذخیرہ اندوزوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یونیورسٹیز کے حوالے سے آپ نے بات کی اس سے میں ضرور کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز ان پنجاب تو میں آپ کو یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایز اے چانسلر مجھے اپنی یونیورسٹیز کے جو ہمارے وائس چانسلر ہیں، جو ہمارا وہاں پر عملہ ہے، ان پہ فخر ہے. انہوں نے کرونا کی اس مصیبت کے وقت میں صحیح لیڈرشپ جو ہے وہ شو کی ہے. ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کھولا جس میں 10,000 کے ڈاکٹر جو ہیں ماشاءاللہ قریب انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اور ہم ماشاءاللہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ریسرچ میں وہ بہت آگے چلی گئی ہیں. انہوں نے PPE خود بنانے شروع کر دیے ہیں، سینیٹائزر وہ بنا رہے ہیں، ماسک وہ بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا ایک ویژن تھی یونیورسٹیز کے بارے میں کہ میں ان کو بزنس ہب بنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بچے یہاں سے ڈگریاں نہ لے کے نکلیں بلکہ بچے یہاں سے انٹرپرینیور بن کے نکلیں. اور آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک یہ اور بات بھی میں بڑی شدت سے محسوس کرتا تھا کئی سالوں سے کہ ہم قرآن پاک ڈیلی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، نہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تمام وائس چانسلر سے میٹنگ کی ہے اور میں نے ان کو گائیڈ لائن دی ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہر یونیورسٹی میں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جائے. اس کے لیے میں نے 7 وائس چانسلر کی کمیٹی بنا دی ہے جو 10 مئی کو رپورٹ دے گی. اس سے 7 دن اس پہ ہم دوسرے وائس چانسلر اور ریلیجس جو ہمارے لیڈرز ہیں ان سے اس میں ان کی انپٹ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہی ہم اس کو طلبہ اور طالبات جو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں
ان کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے کمپلسری ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک سے جو وہ گائیڈنس لیں گے اور جو کریکٹر بلڈنگ کی بات ہے، جو ہماری جو تربیت کی بات ہے، تو انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، معنی کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہم اپنے آپ کو اور ایتھکس اپنے جو ہے ان کو یقینی طور